हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकॉस हेवन। होप यू गाइस आर वेल। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले मैं उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बेस पे आप पता कर पाएंगे कि एसिड्स किसको कहते हैं। बच्चों को यही नहीं पता है एसिड्स किसको कहते हैं। ठीक है, पहले मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगी जिसके थ्रू आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता चलेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहले मैं पॉइंट्स आपको डिक्टेट कर दूँ। एसिड्स आर दोज विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। मतलब एसिड्स कौन से होते हैं जो ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर टेस्ट आपने किया होगा स्कूल टाइम में, तो वो क्या होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल्कोहल्स आर न्यूट्रल बिकॉज दे डज नॉट अफेक्ट लिटमस बट कैन शो एसिडिक बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, अल्मोनियम एंड सो ऑन। अल्कोहल ऐसे न्यूट्रल होता है, ठीक है, पर उसको जब हम किसी मेटल, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल क्यों होता है आप लोगों जानते होंगे कि अल्कोहल्स एसिड्स होते हैं। एसिड कब होते हैं? जब वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब जाके वो एसिड कहलाता है। ऐसे वो न्यूट्रल होता है क्योंकि वो लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर पाता, ब्लू को रेड में चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। आप आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। पीके जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आ गया, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज। आप बताओ, आप स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज कैसे होगा? एसिड्स क्या होते हैं जो पानी में H प्लस रिलीज करे। अगर कोई H प्लस रिलीज कर रहा है तो उसके जो रेस्ट कंपाउंड बचेंगे उस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। ठीक है, और माइनस चार्ज मान लो आप, जैसे कोई कंपाउंड है CH3COOH, ठीक, एसिडिक एसिड, तो क्या H प्लस रिलीज करने के बाद उसके पास क्या बचेगा? CH3COO माइनस। अब वो माइनस चार्ज अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? वो H प्लस बहुत जल्दी रिलीज कर देगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तभी तो वो H प्लस रिलीज करेगा और माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। चलिए नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आगे देखते हैं, फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ये एम्स 15 और 17 में भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने का अप्रोच मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने में सबसे पहले क्या करना है? H प्लस रिलीज करके माइनस चार्ज ले आओ। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता दे रही हूँ, जैसे यही है CH3CH, H प्लस हमने रिलीज कर दिया तो O माइनस, फिर यहाँ क्या है? CH3। अब हमने इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन में अज्यूम कर लो, मैं ऊपर एज फॉर एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ सब में। ठीक है, चलो सब में मैंने माइनस चार्ज ऊपर लिख दिया H प्लस रिलीज करने के बाद। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अब आप देखो कि CH3 क्या करता है? प्लस आई देता है। प्लस आई क्या है? डोनर है। पर हमें क्या चाहिए माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए? जो उसको विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स हो, मतलब माइनस आई वाले। ठीक है, और ये सारे प्लस आई वाले हैं, तो अब हमें क्या देखना है कि उसमें से कम किसकी पावर है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखनी होती? BB EN साइज इक्वल RS अनइक्वल RS, फिर इफेक्ट्स में क्या? MHI। अब आप देखो, आप अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो मेडिकॉस 7 यूट्यूब पे टाइप करके, और इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट 2 देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए CH3 CH2। अब आप देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री है। ठीक है, और ये 3 डिग्री है, तो इसकी इंडक्टिव इसकी प्लस आई ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से, तीनों तरफ से इसके देने वाले हैं और इसमें दो तरफ से, तो सबसे आगे कौन सा होगा? हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो सबसे आगे कौन सा होगा? 1 देन 2 एंड देन 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट एसिडिक इज। अब आप देखो माइनस चार्ज की वही स्टेबिलिटी मैंने सब पे अज्यूम कर लिया, माइनस चार्ज H प्लस रिलीज करने के बाद। ठीक है, अब आप देखो हमें क्या करना है? BB से नहीं होगा, EN से नहीं होगा, साइज से नहीं होगा, इफेक्ट्स पे जाएंगे, क्योंकि RS की बात नहीं यहाँ पे, इफेक्ट्स पे जाएंगे। अब आप देखो इफेक्ट्स में क्या होगा? सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस हर सब में 2-2 कार्बन है। ठीक है, डिस्टेंस से नहीं होगा। नंबर पे आओ। अब आप देखो यहाँ पे 3 ग्रुप लगे, 3-3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब इसमें किसकी देखनी है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन पहले आएगा। तो सेकेंड, मतलब इसमें तो मोस्ट एसिडिक पूछ रहे, तो सबसे ज्यादा तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर पहले आता है फिर पावर आती है, तब हम इसमें जज कर पाते अगर पावर की बात होती तो, पर पहले तो नंबर आ गया। तो सीक्वेंस वाइज करोगे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा CF3। पर मैं आपको सीक्वेंस भी बता दे रही हूँ ताकि आपको सीक्वेंस लिखने में भी काम है। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या आगे क्या आ गया, सेकंड नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर, फिर क्या जाना, अब नंबर की बात खत्म हो गई, अब किस पे स्विच करेंगे, पावर पे। पावर में देखो मैंने माइनस आई का सीरीज क्या बताया था, ये माइनस आई देने वाले, ये ग्रुप्स क्या है माइनस आई वाले, ठीक है। अब माइनस आई की सीरीज क्या थी, NO2 CnCHO, NO2 पहले आ रहा था मतलब उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है, मतलब क्या विड्रॉइंग पावर ज्यादा है तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। तो NO2 पहले आ जाएगा, NO2 वाला फोर्थ एंड देन थर्ड, ये इसकी सीक्वेंस हो गई। ऐसे क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव करना था पर मैंने सीक्वेंस भी बता दिया आपको समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी दो दो कार्बन वाले हैं। आप देखो डिस्टेंस में देखो आप, इसमें विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन ये प्लस आई देता है और इसकी जीरो होती है, इसकी सारे पावर जीरो होते हैं, प्लस आई माइनस आई सारे जीरो। तो सबसे पहले ठीक है आपको कंफ्यूजन होगी मैम डिस्टेंस में तो ये ज्यादा हो गया, ये दोनों ज्यादा हो गए, ये इसमें एक ही कार्बन है, पर नहीं, इसमें विड्रॉइंग पावर भी तो है, आप ये भी तो देखो, इसमें विड्रॉइंग पावर है फ्लोरीन और क्लोरीन में, ठीक है, और उसमें किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की। तो मतलब नॉर्मल से कोई खींचने वाला ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो पुलिंग पावर ज्यादा अच्छी है इसकी, इसीलिए माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल रह पाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट। समझ में आ गया आपको, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस और कराती हूँ मैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या है HCOOH CH3COOH CCl3, ये माइनस आई लेता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा DNP इफेक्ट्स लगाने, आप इतना तो समझ में आ गया होगा पिछले लेक्चर और इस लेक्चर अटेंड करके आपको कि कैसे इफेक्ट्स यूज करने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। चलिए अब इसमें माइनस आई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये प्लस, ये जीरो आई जीरो होती है इसकी प्लस आई, और इसमें तो दो कार्बन है तो और ज्यादा प्लस आई, पर हमें माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए हमें विड्रॉइंग पावर ज्यादा अच्छी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा ये। तो चलिए हम पहले सीक्वेंस भी देख लेते हैं इसके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसकी होगी, थर्ड की, उसके बाद कौन सा होगा, फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, मैं इसके कॉमन्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए इसके कॉमन्स नेम भी मैंने बता दी, क्योंकि क्वेश्चंस में एग्जाम्स में बहुत आते हैं विद कॉमन नेम क्वेश्चन करना, ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सारी नई चीजें भी पता चलेंगी, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए CH3COOH इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, अगर 3 कार्बन वाले हैं तो मैलोनिक एसिड, सारे में दो COOH, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबकी। और ये देखो आप प्लस आई इसमें बढ़ता जा रहा है, 2 कार्बन हुए तो प्लस आई और बढ़ गया, 1 कार्बन है तो थोड़ी कम थी और इसमें नहीं थी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आप आइडिया लगा सकते हो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड, ठीक है। ये NCERT के भी क्वेश्चन है और ये IIT 2010 में आया था और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों के लिए भी, और मतलब चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके आ सकते हैं, और NCERT में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है कि ऑब्वियसली बात है माइनस आई वाले ग्रुप है, विड्रॉइंग पावर अगर किसी में है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी कंपैरेटिवली जो जिसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मतलब सबसे आगे कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। अब देखो आप इसमें भी माइनस आई वाला है, Cl है, पर अप टू, मैंने क्या बताया था, अप टू थर्ड कार्बन के बाद माइनस आई का पावर बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, माइनस आई आई इफेक्ट थर्ड कार्बन तक ही वैलिड है क्या, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो 3 कार्बन तक आते आते इसकी पावर बहुत, विड्रॉइंग पावर बहुत कम हो जाएगी इस वाले Cl की, ठीक है, तो ये इससे पीछे हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो आप सेकेंड कार्बन तक होती तो आगे होता, ऑब्वियसली बात है थर्ड से आगे होता, पर ये 3 कार्बन के बाद है तो क्या इसकी विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी, तो इस सबसे आगे, इसके आगे कौन हो जाएगा, थर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर लो इस पे, ठीक है। चलो अब थर्ड आगे होगी, उसके बाद इससे कम थी, मैंने इससे नहीं कंपेयर किया, इन दोनों से किया है, ठीक है। तो अब कौन सी हो जाएगी, सेकेंड एंड देन फोर्थ, आप नोट कर लीजिए। फिर मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब आगे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, तो चलिए देखते हैं कैसे करती है। If hydrogen bonding is present before donation of H+, then acidic strength decreases. अगर हाइड्रोजन H+ डोनेट करने के पहले अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, और अगर H+ डोनेशन के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है
डोनेशन के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है देन एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो चलिए, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, आप एक्टिंग मत करिए, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए, एक ये क्या है, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। अब आप देखिए, अब मैं एक जनरल क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें नहीं लगाना आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही नहीं हो रही, कुछ नहीं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सब सॉल्व करना है इफेक्ट से, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आप इफेक्ट से इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे मैम इसमें -m -i लग रहा है, इसमें भी -m और -i लगता है NO2 का, ठीक। और यहाँ की -i ज्यादा है क्योंकि इसके डिस्टेंस कम है, ऑर्थो पे ज्यादा होता है -i, डिस्टेंस कम है और इसकी कंपैरेटिवली कम है, तो कौन एसिडिक होगा ज्यादा, वन शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड। बट ऐसा नहीं है बाबू, यही तो बात है। अब देखो क्या लॉजिक है, चलो इसको रब कर दे रही हूँ पहले। एक तो आपने ये देखा क्या मिसकंसेप्शन होते हैं बच्चों के कि बस देखा धड़ धड़ा के बना दिया, ऐसा थोड़ी है, बहुत कंसेप्ट लगता है ऑर्गेनिक में, पढ़ो पढ़ो फिर सब समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा, OH शुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे करेगा, NO2 के O से। अब आप देखो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, जो कि स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये कब हो रहा है, बिफोर डोनेशन ऑफ H+, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। अब आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अब H+ डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। वाजिब सी बात है, अगर आप पानी में डाल रहे हो H+ निकल ही नहीं रहा, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो रहा है, H+ जितना जल्दी रिलीज कर दे और माइनस जो हमारे रेमिनेंट बचे हैं कंपाउंड वो स्टेबल हो जाए। पर यहाँ पे H तो पहले बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, अब ये नहीं हो पाएगा और सेकेंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट से। ये था कंसेप्ट बिफोर डोनेशन ऑफ H+। अब एक अगला क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ। अब आप देखो यहाँ पे दोनों तरफ OH और COOH है, इसको मैं फर्दर एक्सपैंड करके लिख रही हूँ। अगर H+ निकल जाएगा यहाँ से तो यहाँ माइनस चार्ज आएगी, ठीक है। C, अब OO माइनस था, COO माइनस होता। अब आप देखो कि यहाँ पे अगर बॉन्ड लेते हैं हम तो रेजोनेंस हो सकता था, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता था, तो क्या पार्शियल चार्जेस आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, पार्शियल बॉन्ड हो जाएंगे सॉरी, और पार्शियल चार्ज भी आएंगे -12 -2, ठीक है। और ये कैसे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब ये भी 6 मेंबर्ड की रिंग हो गई तो ये भी स्टेबल। अब ये दोनों तरफ हो रहे हैं और इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक तरफ होगा। मैं इसको इस तरह से एक्सपैंड नहीं कर रही हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से हो रहे थे, इसमें से एक तरफ हो रहा, और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, वो तो एसिडिक होता ही है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। समझ में आया, आफ्टर डोनेशन ऑफ H+ एंड बिफोर डोनेशन ऑफ H+ एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या इफेक्ट पड़ा था। अब इसे अच्छे से नोट करना, और जो भी आप मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। आप इसे नोट कर लो, फिर मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके NCERT में भी दिया है और आने वाले सालों में आ भी सकता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन फ्यूमेरिक एसिड, व्हाइल इफ सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इज मोर फॉर फ्यूमेरिक एसिड, व्हाई। ऐसा क्यों है कि मैलिक एसिड के लिए फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है कंपैरेटिव टू फ्यूमेरिक एसिड, व्हाइल सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्यूमेरिक एसिड की ज्यादा हो गई, अपोजिट ऐसे रिवर्स कैसे हो गया। तो चलिए देखते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लाइन मैंने लिख दिया, आप इसे नोट कर लो, मैं समझा रही हूँ कैसे होता है ये, ठीक है। अब आप देखो, जब हम पहला डिसोसिएशन करते हैं H+ जब रिलीज करवाते हैं तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने K1 से डिनोट कर दिया, दिस इज फॉर मैलिक एसिड। ये जो सिस फॉर्म होता है ये मैलिक एसिड के लिए होता है, ट्रांस फॉर्म किसका है, फ्यूमेरिक एसिड। सिस एंड ट्रांस से इसके कॉमन नेम्स भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब फर्स्ट डिसोसिएशन करेंगे, जब H+ रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बचेगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड C माइनस here is H। अब ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ठीक है। ये क्या था हमारा फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आप देखो, व्हाइल फॉर फ्यूमेरिक एसिड क्या है कि अगर जब H+ रिलीज करवाते हैं, किसी भी कार्बन से निकाल लो, हमने ऊपर वाले से ले लिया फिलहाल, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्म था
अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये अपोजिट साइड हो रहे हैं, और इससे करेंगे तो हमारे 6 कार्बन की चेन बनेगी नहीं, 6 मेंबर की चेन बनेगी नहीं, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए Ka1 ज्यादा हो गया क्योंकि आफ्टर डोनेशन ऑफ H+ हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी कंपेरेटिव टू फ्यूमेरिक एसिड। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka-1, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड डिसोसिएशन जब हम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम सेकेंड डिसोसिएशन करेंगे उसको हमने Ka2 से डिनोट कर दिया, H+ रिलीज करने के बाद Ka2 से हमने डिनोट कर दिया, और इसको फ्यूमेरिक एसिड का H+ रिलीज करने के बाद Ka-2, ठीक है। अब आप देखो इसका जो H जो हमें सेकेंड डिसोसिएशन में निकालना था वो क्या है, इट इज बिजी। अब ये निकल नहीं पाएगा, रिलीज हो ही नहीं पाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे शो कर पाएगा। व्हाइल इन फ्यूमेरिक एसिड ये हाइड्रोजन फ्री है, मतलब इसके साथ अटैच्ड है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या होगा, ये निकल जाएगा आराम से, H+ निकल गया, तो ये क्या बनेगा लास्ट में प्रोडक्ट हमारा C++C CO- and then H, here is also CO-। अब आप देखो वाइल इसमें हो नहीं पाएगा बिकॉज H is busy हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, K-2 is greater than K-1। समझ में आया आपको इस क्वेश्चन का मतलब, कि हमने लास्टली प्रूव कर दिया। क्या कह रहा था क्वेश्चन, द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन फ्यूमेरिक एसिड, आप देख सक रहे हैं। उसके बाद व्हाइल इफ सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज मोर फॉर फ्यूमेरिक एसिड, बिकॉज जो मैलिक एसिड का H था इट वाज बेसिक, और फ्यूमेरिक एसिड का तो फ्री था, मतलब नॉर्मली बॉन्डेड था, तो वो आराम से रिलीज हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया, एनसीईआरटी में भी ये दिया, पढ़ सकते हैं उसमें से जाके। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ यूं ही बने रहे। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।